So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and finally we are here with the very first lecture of our inorganic chemistry. Today we'll be doing some basic electronic configuration. That is the first topic that we should study during our inorganic preparation, और बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को आपको कराया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको प्लानर दिया था उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। हमने फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी है, ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर्स बचे हुए हैं, वो हो जाएंगे। फिज़िकल केमिस्ट्री आप ऐप पर चेकआउट कर सकते हैं, केम IIT ऐप, इस पर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स आपको ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स गोइंग ऑन, लाइव क्लासेस चल रही हैं, अच्छे पेस के साथ चल रही हैं, एंड इट इज़ expected that till 15 September we will try to finish our organic chemistry course, and till 15 September on YouTube we will be doing inorganic chemistry, in which we will try to cover, we will surely cover till 15 September basic electronic configuration. That will hardly take 2 lectures, electronic configuration and quantum numbers. Okay, the inorganic part of it. Apart from this, we have discussed the details, the mathematical details in quantum mechanical model. We have 4 lectures which has already been uploaded on YouTube. You can check it out. So IOC, basic electronic configuration, quantum numbers, these things, then periodic table and properties, and after that chemical bonding basics. सो बेसिक्स केमिकल बॉन्डिंग, इतनी चीज़ें हम 15 सितंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो भी इनऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन बचेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देन मेटलर्जी, देन कंप्लीट ब्लॉक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सब कुछ विल बी डूइंग ऑन अवर ऐप। ओके, सो ये हमारा प्लानर है और ये हम 15 सितंबर तक फिनिश करेंगे। अगर आपकी ऑर्गेनिक और फिजिकल की प्रिपरेशन उतनी साउंड नहीं चल रही है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको ये कंप्लीट कोर्सेज ऐप पर अवेलेबल मिलते हैं। आप जाके चेकआउट करिए और बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा, बहुत मज़ा आएगा आपको वो चीज़ें पढ़कर। एक्चुअल लेवल की चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है मेरे तरफ से। अब और जो चीज़ें हैं ना यार, अब काफ़ी रेगुलर मिलेंगी आपको। अभी 4-5 दिन से थोड़ा नया सेटअप था तो वो सब चीज़ें चल रही थी और एक दिन का काम नहीं होता है ये, तो इस वजह से थोड़ा समय लग रहा था, तो वीडियोस नहीं आ रही थी। अब बिल्कुल रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी। साथ ही साथ अभी थोड़ा सेटअप नया है, तो अगर कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे अभी लग रहा होगा आपको तो थोड़ा मैनेज कर लेना। इन फ्यू डेज वी विल गेट बेस्ट आउट ऑफ दिस सेटअप, ठीक है। तो क्या है, ये सब चीज़ें हिट एंड ट्रायल से ठीक होती हैं यार। एक बार में नहीं समझ आता है कि क्या लाइटिंग लगाएं, क्या एंगल मेज़र कर करके थोड़ी ना करेंगे, है ना। धीरे धीरे थोड़ा सा होता है। अब हम कोई एक्सपर्ट है नहीं, जो आते भी हैं वो कुछ ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, इस बात को समझिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर तो आसान होगा यार, काफ़ी आसान होगा। क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कलर कौन सा ठीक लग रहा है वो चूज कर लेते हैं। चलिए, ठीक लग रहा है ब्लैक, हाँ। सो देखिए, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक एकदम बिल्कुल फ्रेश कॉपी बनाइएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखकर, ठीक है। एकदम बेसिक से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम एडवांस प्लस लेवल तक कराएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हर चीज़ों का रियल एक्सप्लेनेशन देंगे, जो एक्सप्लेनेशन सही है वो देंगे। अगर किसी चीज़ का झूठा एक्सप्लेनेशन दिया भी जाएगा आपको तो वो बता दिया जाएगा कि देखो यार, ये एक्सप्लेनेशन सही अप टू द मार्क नहीं है,
लेकिन जेई के लिए आप इसको ऐसे समझ लो तो आपका काम चल जाएगा। ऐसी बातें इनऑर्गेनिक में बहुत सारी होंगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जो एक्सप्लेनेशंस हैं एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते नहीं हैं, और रहते भी हैं तो उनकी थ्योरीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो मैं आपके सामने ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट नहीं कर सकता। पूरा पूरा रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो कुछ ऐसी थ्योरीज होती हैं। और अभी हमारा एम सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में टॉप 2 डिजिट 1 डिजिट ऐसे रैंक लाने की है। ठीक है, तो चलिए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले मेरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आपके 4 लेक्चर्स जो अपलोडेड हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ऑर्बिटल्स का क्वांटम नंबर्स का जो मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन है, इसका जो मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन है ये आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ये आपको थोड़ा प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। और अब उसके बाद जब हम रूल्स वाली बातें करेंगे तो आपको ज़्यादा आराम से चीज़ें दिमाग में घुसेंगी, क्योंकि आपके मन में क्लियर इमेज होगा कि यार ऑर्बिटल क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या है, इसका रियल इमेज आपके पास होगा। ठीक है, वो बिल्कुल देख कर आए, उसके बाद ही करें। अगर आपने कहीं और से किया हुआ है क्वांटम मैकेनिकल, फिर भी मैं बोलूँगा जो मेरे लेक्चर है आप उसको ज़रूर एक बार देखें, चीज़ें आपको अलग लगेंगी फॉर श्योर। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पहले सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर जो रूल्स हैं वो पढ़ने हैं, फिर क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं और क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज वगैरह पढ़नी है। ठीक है, इतना काम हमको करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आप लिखा करते थे सोडियम, तो सोडियम 11 तो आप लिख देते थे 10th क्लास तक 2,8,1 ऐसे लिख देते थे आप। बोर्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप शेल्स की बात करते थे, और फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और 2,8,1 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। पोटेशियम की बात होती थी 19, 2,8,8,1 है ना। और ये 10th क्लास में बच्चों को यहाँ पर बहुत गहरा डाउट रहता है, 10th क्लास के बच्चों को गहरा डाउट रहता है क्या, कि सर बोर्स के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में हो सकता है वो हम प्रेजेंट करते थे एज पर 2n स्क्वायर, एज पर 2n स्क्वायर हम प्रेजेंट करते थे। तो इसके हिसाब से सर जो थर्ड सेल होता है, जो सर थर्ड सेल होता है उसमें तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बट सर यहां तो 8 ही हुए हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे वाले सेल में कैसे चला जा रहा है, ये क्लास 10th के बच्चों को मेजर डाउट होता है इन छोटी मोटी बातों में, जो होना भी चाहिए, क्योंकि चीजें थोड़ी अधूरी तरीके से पढ़ाई जाती हैं तो बच्चों को डाउट आता है। लेकिन अभी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इन योर क्लास 11th, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चीज़ें क्लास 10th में भी पढ़ लेते हैं कि ठीक है यार उनका टीचर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता देता है इन चीज़ों को। लेकिन अगर नहीं बताया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कैचअप किया जा सकता है इनके साथ। तो चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, क्वांटम मॉडल के हिसाब से, क्वांटम मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्वांटम मॉडल के हिसाब से लिखेंगे। अब एक बात मेरी समझना आप, ये बात दिमाग में घुसेगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल में। देखो सब चीज़ें मैंने पहले ही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं क्वांटम मॉडल के हिसाब से, क्योंकि वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सबसेल्स, ऑर्बिटल्स, ये सब कंसेप्ट हम यूज करेंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम जब चीज़ों को समझना होता है कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हर जगह हम क्या है,
क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं, क्लासिकल मॉडल यूज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो ऐसा खींच रहा है तो ये इधर हो रहा है, मतलब क्लासिकल मॉडल मतलब वो चीजें जिनके साथ हम फैमिलियर हैं। लेकिन जब आपको मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाया तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आई हैं कि यार कुछ ऐसी चीजें वहां हो रही होती हैं जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इवन मैंने यहां तक भी आपको बताया है कि 2 ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स को इकट्ठे इमेजिन कर पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते हम इमेजिन। ठीक है, तो दिक्कत क्या आता है, हर चीज का क्लासिकल एक्सप्लेनेशन खोजते हैं और बहुत बार वो नहीं मिलता है ना। मिलेगा भी कैसे, चीजें तो सब बेस्ड क्वांटम मॉडल पर है, तो हर चीज का क्लासिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो छुपा हुआ वही है, उस मैथमेटिकल मॉडल में छुपा हुआ रहता है। तो वहाँ से आपको देखना पड़ता है, बट हम उसका कुछ सस्ता एक्सप्लेनेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। ये रियलिटी थोड़ा आपको पता रहे तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। सो इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम उन प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफबाउस प्रिंसिपल। ऑफबाउस प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल क्यों है, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते आप, ठीक है। ऑफबाउस प्रिंसिपल, मैं स्टेटमेंट डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, चलो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग एनर्जी, increasing energy of their orbitals। तो ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। बोर्स का मॉडल भी कुछ ऐसी बातें ही कर रहा होता था कि यार के एल एम एन ये शेल्स थे, तो जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसीलिए पहले अंदर वाले शेल को बढ़ते थे, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, ठीक है, कुछ ऐसी बातें करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फाइनली वो हैं तो किस में, ऑर्बिटल्स में, ठीक है तो वो ऑर्बिटल्स में। सर ऑर्बिटल्स क्या है, वो QMM के लेक्चर्स देख कर आइएगा, तब थोड़ा आपको ठीक आइडिया मिलेगा। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा रहा है। अब यहां पर बात आती है, यार ठीक है सर आपने कहा इंक्रीजिंग एनर्जी, बट ये ऑर्डर तो हमें थोड़ा बताइए, ये ऑर्डर तो बताइए। तो अब ऑर्डर के लिए एक तो है क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि n+l रूल है। अब वो रूल है तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, ठीक है, n+l रूल है, तो उस रूल के तहत आप एनर्जीज कंपेयर कर सकते हो बिटवीन 2 सबसेल्स और ऑर्बिटल्स, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। उस रूल के तहत आप कंपैरिजन कर सकते हो एनर्जी का। बट अभी बिगिनर्स के लिए एक सस्ता तरीका है 1s 2s ऐसा लिख लिख कर कुछ आप एनर्जी की कंपैरिजन करते हैं। तो चलो पहले उस सस्ते तरीके को बता देते हैं और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बात और सुनो, जैसे हम कहते हैं 1 तो 1s होता है, ठीक है, ऐसे, चलो इधर ही मैं लिख देता हूं, इधर लिख दे रहा हूं मैं, समझ लेना 1s। सेकंड में 2s होता है, 2p होता है, थर्ड में 3s 3p 3d होता है, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f होता है, 5 में 5s 5p 5d 5f 5g ये सब होता है। इसी तरह 6 में 6s 6p 6d और बढ़ के बेटा g के बाद h भी चला जाएगा, h भी चला जाएगा। सर हमको कैसे पता चलेगा कि किसमें कितना तक होता है,
पढ़ा देंगे, अभी क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे उसमें हम ये सब पढ़ लेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए जैसे कि 1 में सिर्फ s सबसेल होता है, 2 में 2s 2p दोनों होता है, 3 में ये होता है, 4 में ये होता है, 5 में ये होता है। ये तो फिलहाल अपन ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब इंक्रीजिंग एनर्जी के लिए आप इस सस्ते तरीके का यूज करिए अभी फॉर बिगिनर्स। ऐसा कुछ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, समझ पा रहे हो। तो सबसे लोअर एनर्जी किसकी हो गई? लोअर एनर्जी हो गई 1s की, तो 1s। 1s के बाद कौन आ गया बेटा? देखो ऐसे 2s, 2s, फिर कौन आ गया? फिर 2p। ऐसे चलाते जाओ यार, ऐसे चलाते जाओ, ठीक है। ऐसे डायगोनली चला लो, आपको दिख रहा होगा। तो 1s 2s देन 2p, देन 2p के बाद आ रहा है देखो 3s, 3s के बाद आ रहा है देखो 3p, फिर आ रहा है 4s, फिर आ रहा है 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, ऐसे एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो पहला रूल हुआ। अभी सिर्फ इस एक प्रिंसिपल के बेसिस पर हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे, हमें कुछ और भी प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और भी प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अगला प्रिंसिपल लिखते हैं, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो देखो, अपन ने जो क्वांटम नंबर्स पढ़ा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, 4 क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने 3 डिराइव किए थे, एन, एल और एम, और स्पिन आया था आगे एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। किस तरह डिराइव हुआ था वो भी समझ लीजिएगा। वो नॉर्मल इनऑर्गेनिक का मास्टर वो सब आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है। ठीक ठाक लेवल की फिजिकल जिसको आती है वही वो सब बातें आपको समझा पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वो देखकर फिर ये देखो तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो अब ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि जो भाई 4 क्वांटम नंबर्स अभी तक डिराइव हुए, तो 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के, तो उनके वो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आइडेंटिकल नहीं हो सकती। चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आइडेंटिकल नहीं हो सकती, ऐसी बात करी गई है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। तो फिर बात आती है कि सर ये सबशेल हुआ, ठीक है सर, ये सबशेल हुआ, ये सबशेल हुआ, दिस इज योर सबशेल, 2p सबशेल। बट सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सर जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक ही ऑर्बिटल में है, क्या उनके भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है? ऑब्वियसली सेम नहीं है ना। ये भी बात हमने करी, पहले ही करी है, नहीं है सेम। क्या फर्क है? हाँ, जो चौथा क्वांटम नंबर था उसमें फर्क आ रहा है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर पे फर्क आ रहा होता है। तो यही बात इसने कही कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी अपोजिट स्पिन के। स्पिन की सच्चाई क्या थी आपको QMM वाले वीडियोस में बता चुका हूं। तो स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लीजिए, द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट no 2 electrons in one atom can have the same values of all 4 quantum numbers, or an orbital in a subcell can accommodate a maximum of 2 electrons of opposite spins. Done.
तो ये भी बात हो गई, ये भी बात हो गई। ठीक ठीक ठीक। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी चलो डन। इसने भाई ये बता दिया कि एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों की अपोजिट स्पिन है। एक अगर हम ऐसा अपवर्ड लिखते हैं तो दूसरे को ऐसे डाउनवर्ड लिखते हैं। इस अपवर्ड लिखने का, अच्छा स्पिन की क्या क्या वैल्यूज बताए थे आपको? स्पिन की वैल्यूज बताए थे या तो +½ या तो -½ ऐसी वैल्यूज होती है स्पिन क्वांटम नंबर की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये +½ है, या इसका मतलब ये नहीं है कि ये -½ है, लेकिन जब हम ऐसे लिख रहे हैं ये, तो हम मान लेंगे कि इनका स्पिन क्या है? सेम है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है, कि इनका स्पिन सेम है। तो इस वजह से ऐसे लिखने का तरीका है कि ये एक कुछ अलग स्पिन का है, +½ है या -½ है ये नहीं पता, बट यदि ये +½ है तो ये -½ है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सीधी सी बात। अब आता है आपका तीसरा रूल, दैट इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स रूल, अब ये रूल क्या कहता है? देखो ये रूल हमको बताता है कि जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी कैसे फिलिंग की जाए। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या है? तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स पहले लिख लो क्या होते हैं। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि जैसे p का सबसेल है, आपको शेप्स वगैरह भी बताए थे, डंबल शेप्स के p के सबसेल्स होते हैं। तो p जो है उसके p सबशेल के we have three orbitals, and these 3 orbitals are equal in energy. They are equal in energy, and these equal energy orbitals are called degenerate orbitals. तो ये जो equal energy वाले orbitals हैं, they are called degenerate orbitals. ओके फाइन, ये तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहला रहे हैं। तो ये जो हंट्स रूल है ये बस यही बोलता है कि किस तरह से फिलिंग करनी, किस तरह से फिलिंग करनी। तो फिलिंग कुछ ऐसे करनी है बेटा कि पहले आपको हर एक ऑर्बिटल को सिंगली फिल करना है और उसके बाद ही पेयरिंग शुरू करनी है। ये रूल है, ठीक है, ये रूल है। क्या बोल रहे हैं? सो पेयरिंग विल स्टार्ट only after each degenerate orbitals are singly filled। तो पहले सभी को सिंगली फिल होना पड़ेगा, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होगी। फिर सवाल आता है ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, तो उसको थोड़ा समझाया जा सकता है। देखो यहां पर इस बात को आप समझिएगा, whenever we pair 2 electrons there is a net energy absorbed. Why? Because you have an electron and you want another electron. Means what? Electron means when we talk about an orbital, it actually means that we are defining a region. We are defining a region where electron can reside with maximum probability. Let us take that as a region where electron can reside. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाली बात को आप मान लीजिए कि ठीक है यार वहीं इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बाकी जो रेयर पॉसिबिलिटीज वाले पॉइंट्स हैं उनको आप भूल जाइए। तो एक रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है नहीं पता, कैसा है नहीं पता, बट हाँ इलेक्ट्रॉन है। कैसा है सर? डॉट है, पार्टिकल है, वेव है, क्या है नहीं पता कैसा है भाई, बट है, इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम ये मानते हैं कि चलो ठीक है एक नेगेटिव फील्ड भी होगा इसके आसपास और ये रीजन है, और इस नेगेटिव फील्ड में अगर हम एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना चाह रहे हैं, देखो फिर से मैं एक क्लासिकल
क्लासिकल मैकेनिक्स से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रियल एक्सप्लेनेशन तो मैथमेटिकल होगा जो फील नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां तक फील हो सकता है, इट इज गुड टू हैव। आई एम नॉट सेइंग दैट हैविंग अ क्लासिकल एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग थिंग, नहीं बोल रहा मैं ऐसा। अरे भाई, हम इलेक्ट्रॉन को क्लाउड बोल ही इसलिए रहे हैं ताकि कुछ थोड़ा समझ आ पाए। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन क्या है, वो तो बस कुछ है ना। तो इट इज गुड टू हैव अ क्लासिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द थिंग्स विच वी कैन इमेजिन प्रॉपरली, ठीक है। मतलब उसके साथ हम अगर कुछ समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब हर जगह आप सोचेंगे नहीं भाई मिल जाए एक्सप्लेन, वो नहीं पॉसिबल। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन को जब आप इसमें डाल रहे हो तो नेगेटिव रिपल्सन की वजह से एक नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी लगेगी, और उस एनर्जी को कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। उसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। ओके, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी लगती है, पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ती है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस रीजन में ना होके किसी और रीजन में जाए, वो अपनी ही रीजन क्रिएट करे, एक खाली ऑर्बिटल में जाए, एक खाली ऑर्बिटल में जाए, तब क्या बोलेंगे, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं लगेगी। तो ये हमेशा ऐसे इस तरह से फीलिंग करिए, एकदम कंजूसी के साथ फीलिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। एकदम फीलिंग ऐसे करिए, कंजूसी के साथ फीलिंग करिए कि भाई एनर्जी हमें खर्च नहीं करनी ज्यादा। तो भाई सबसे कम एनर्जी में कौन सा काम हो सकता है, तो ये हो सकता है कि यार ये बाजू वाला जो ऑर्बिटल दिख रहा है डीजेनरेट है, ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल दो यहाँ, बिल्कुल चुप्पे चाप यहाँ इलेक्ट्रॉन डाल दो, पेयर मत करना। पेयर करोगे तो ये खाली ऑर्बिटल बैठे हुए हैं, आप जबरदस्ती पेयर कर रहे हो। तो ये लॉ ऑफ एनर्जी टाइप आप कुछ सोच लो कि भाई कम एनर्जी खर्च करके काम कराना है, और इस तरह से हंट्स रूल काम करता है। फिर यहां पे डाल दो। अब क्या करें, चौथा इलेक्ट्रॉन, अब क्या करें। तो अब देखो, अब जैसे ये 2p है मान लो, तो 2p के बाद 3s होगा, 2p के बाद 3s होगा, ठीक है। तो अब तो ऑप्शन बचता है कि चलो 3s में ले जाओ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ना, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई ना, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। तो इसके बीच का जो गैप है, एक तो ये एनर्जी बैरियर हुई, ये गैप एनर्जी गैप, ये एक एनर्जी बैरियर हुई। दूसरी चीज कि आप अगर इसको पेयर करो तो पेयरिंग एनर्जी एक बैरियर हुई, समझ पा रहे हो, पेयरिंग एनर्जी एक बैरियर हुई। और अगर यहां से यहां ले जाना चाहते हो तो ये गैप 2p3s के बीच का गैप, वो एक एनर्जी बैरियर हुआ। तो ये बताया जाता है कि पेयरिंग एनर्जी इज फार लेसर देन दीज ऑर्बिटल एनर्जी गैप। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी नहीं होंगे कि 3 के बाद चौथा इधर कूद जाएगा, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से भरे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब पेयर होंगे, ऐसे पेयर होंगे, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी लगेगी। लेकिन भाई क्या करें, तो करना ही पड़ेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन को नष्ट थोड़ी ना कर दोगे, एक मास को नष्ट थोड़ी ना कर दोगे, इलेक्ट्रॉन रहेगा ना कहीं, तो ऑर्बिटल में रहेगा, ठीक है, ऑर्बिटल में रहेगा। अच्छा, सो देन पेयरिंग एनर्जी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। कुछ इस तरह से पेयर किया जाता है। तो पेयरिंग विल स्टार्ट ओनली आफ्टर ईच डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। ओके, इससे क्या ना कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी करके आती है, एक टर्म आता है, जैसे हंट्स रूल में आप कभी कभी पढ़ोगे, लिखा रहता है हंट्स रूल ऑफ, ऐसा लिखा रहता है, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऐसा लिखा रहता है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक टर्म होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसको डिफाइन करते हैं हम, m इज इक्वल्स टू 2 मॉड s प्लस 1, ऐसे डिफाइन करते हैं। ऐसे
स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 mod s प्लस 1। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से भरेंगे कि ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ये मैक्सिमम हो। क्यों हो? बस हो यार, रूल है। अब इसके पीछे जाएंगे तो थोड़ा रिसर्च पे जाना पड़ेगा, आप छोड़िए। तो ये m इज इक्वल टू 2s प्लस 1, 2s प्लस 1। तो s क्या है? नेट स्पिन है। अगर देखो बेटा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरता हूं, तो ये सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर भरे हुए, तो आप कहेंगे कि ठीक है, जो स्पिन है वो ऐड हो रही है, स्पिन ऐड हो रही है, तो यहां पर कुछ मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मिलेगी। स्पिन ये प्लस हाफ ऐसे करके कुछ स्पिन की वैल्यू मिल रही हो, प्लस हाफ कुछ ऐसे। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप ऐसे इन्हीं दो को आप ऐसे डाल देते हो ऐसे, तो इसका मतलब ये प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ हो गया, तो नेट स्पिन की वैल्यू 0 हो गई। तो फिर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं आई। तो मैक्सिमम कब आएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी? जब आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भरोगे कि पहले आप सिंगली फिल करो। बात यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, so now let us write electronic configurations for a few atoms. Okay, so using these concepts we will start writing electronic configurations. देखो, आपको मैं ये सब चीजें ये हमेशा मेक श्योर करूंगा मैं यार कि आप डेंसिटी देखोगे चीज़ों की, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपको एक लेक्चर में देखो, ऐसा तो नहीं कर सकते कि बेसिक टॉपिक है तो उड़ा दें, पढ़ाना तो है। मैंने कहा है कि एकदम ज़ीरो से पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 6 दिन पढ़ा रहे, 5 दिन पढ़ा रहे, है ना। ऐसा तो टाइम पास बिल्कुल करने का कुछ है ही नहीं, सीन ही नहीं बनता ऐसा करने का। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो एक क्वेश्चन मार्क लगाओ यार कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। कुछ बच्चों को मैंने देखा यार, IUPAC नॉमेनक्लेचर 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन ऐसा कर रहे हैं। डोंट डू लाइक दैट, ज़रूरत नहीं होती ऐसे करने की। समझिए कि किसको कितना समय देना है। नहीं समझ आ रहा है तो अपने मास्टर से पूछिए, वो आपको बताएंगे हाँ यार ठीक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऐसा करो वैसा करो। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। सिलेक्शन डिसाइडर ये सब चीज़ें होती हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है तीनों सब्जेक्ट का, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ है। चलिए, तो राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं फटाफट से कुछ यहाँ पर ले लेता हूँ एलिमेंट्स। सोडियम ले लेते हैं, चलिए। क्लोरीन ले लेते हैं, बेसिक कुछ। पोटेशियम ले लीजिए 19, स्कैनेडियम ले लीजिए चलिए 21। कुछ इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले 1s, तो 1s में देखो s सब सेल है, s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1s2। देन 2s आएगा, 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s सब सेल है बेटा, वो 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2s2। देन 2p के 6 इलेक्ट्रॉन, एंड देन सॉरी 6 कहाँ होगा अभी, ठीक है। एंड देन वी विल हैव 3s, तो 3s का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स खत्म। अब देखो, कुछ लोग इसको इस तरह से इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। अब इस पे भी मैं आपको एक अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ठीक है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ये थोड़े मास्टरों को भी देखा है मैंने, ये सब करके बहुत मन में इमेज बनवाने की कोशिश करते हैं बच्चों के कि देखो बेटा ऐसा एटम, ऐसा एटम कि 1 है तो यहाँ बेटा 1s है, यहाँ 2s है, ये 2p है, फिर यहाँ 3s है, ये 3p है, ये 3d है। देखो, अगर आपको ये 9th-10th के लेवल पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना मुझे भी सिखाना हो, तो मैं आपको ऐसा ही कुछ चारा डालूंगा आपके सामने कि बेटा ऐसा है, ऐसा लिख लो।
बट उसके बाद जब आपने QMM पढ़ लिया तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये बहुत बड़ा ढोंग है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप एक साथ 2-3 ऑर्बिटल्स को इमेजिन कर ही नहीं सकते, तो ड्रॉ कैसे कर रहे हो? ठीक है, इमेजिन नहीं करना है। हाँ ठीक है, अगर आपको मन है सर मुझे कुछ सोचना है, चलो ठीक है, इससे याद हो जाता है मुझे, तो याद हो जाता है उसके लिए ठीक है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ सेप वेप नहीं होता है, ठीक, ऐसा कुछ सेप वेप नहीं होता है। चल, तो अभी ये लिख लिया हमने 3s1। क्लोरीन के लिए भी बेटा इसी तरह से अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करो और फिर फिलिंग करते जाइए। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब देखो एक और तरीका होता है यार, इसको क्या है, ये बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, तो नियरेस्ट नोबल गैस लिखकर फिर आगे की चीजें बना दी जाती हैं। बात समझ रहे होगे? जैसे अब देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, ये कुछ और नहीं नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, और ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें आप सिर्फ Ne लिखकर छोड़ सकते हैं, ऐसे कि यहां तक अगर आपने Ne लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये चीजें आप लिख दिए। फिर 3s1, तो दिस इज फॉर सोडियम, दिस इज फॉर सोडियम। नाउ फॉर क्लोरीन, फिर से देखो यहां तक ये अंडरस्टूड होता है कि आप नियॉन लिख रहे हो, तो ठीक है, अंडरस्टूड है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। देन 3s2, 3p5 and 3p5, how it will be filled? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करो, सिंगली फिल, सिंगली फिल, सिंगली फिल हो गया। फिर 5 है तो फिर पेयर स्टार्ट करो, पेयरिंग एनर्जी लगेगी, जब पेयर कर रहे हैं पेयरिंग एनर्जी लगेगी। बहुत छोटी वैल्यू होती है पेयरिंग एनर्जी की, बट हाँ लगती जरूर है, छोटी वैल्यू होती है बट लगती जरूर है, ठीक है। अब इसी तरह बेटा पोटेशियम लिख लो। अब पोटेशियम में देखो क्या चलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आप अगर देखें तो ये 18 हो गया है, एंड देन कम्स 4s1। अब अगर आप थोड़ा नोबल गैस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आपको ये पता होगा कि ये कुछ और नहीं आर्गन है, ये कुछ और नहीं आर्गन है। So this is argon, so it can be written like this, argon 4s1, argon 4s1, it can be written like this. Now comes the D block elements। करेंगे पीरियोडिक टेबल में सब ब्लॉक ब्लॉक सब बताएंगे, भी घबराना मत कि अरे डी ब्लॉक क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे, पढ़ा ही नहीं अभी तक, अरे सब पढ़ाएंगे भैया, तुम परेशान मत हो। तो ये है स्कैनेडियम, ये स्कैनेडियम which is having atomic number of 21। अभी सिर्फ आप एटॉमिक नंबर देखो, और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स देखो अफबाऊ वाले, और फिल करो तो क्या होगा। देखो 21 के लिए ये 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20 हो गए 20। 4s2 पे 20 होता है, ये याद कर लो बिगिनर्स, 4s2 पे 20 होता है, ये याद हो गया। उसके बाद 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में आया 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपको भी भरना है सिर्फ एक, तो 3d1 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 3d1 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब मैं यहां पर फटाफट लिखता हूं, बेटा स्कैनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन, यहां तक आर्गन लिख दूं, ये अंडरस्टूड है, आर्गन हो गया 18 तक, 4s2 में 20 हो जाता है, फिर आया है 3d1, दिस इज फॉर स्कैनेडियम, दिस इज फॉर स्कैनेडियम। ओके, तो अब आपके पास कोई बड़ी एटॉमिक नंबर भी होगी तो वो आप उसको लिख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। ओके, और मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो अफबाऊ प्रिंसिपल हम अभी लिख रहे हैं और कुछ इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं,
आपके मन में आ रहा होगा सर अगर मान लो हमको ऐसा कुछ रैंडम सा उसने 5f और इधर कुछ 6p ऐसा कुछ कंपेयर करने दे दिया उसने, तो क्या सर हम ये पूरा बनाते फिरेंगे? सर क्या ये बार बार ये ऐसा बना के देखना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। अभी हम आगे अगले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज कैसे लिखते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स के लिए क्या क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज असाइंड हैं, वो हम करेंगे। तो उसके बाद एक रूल आएगा n+l रूल, n+l रूल, और उस रूल के तहत आप कोई भी दो ऑर्बिटल्स या सबशेल्स की एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फिलहाल अभी ऐसे देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कैनेडियम हमने लिखा। अब यहां पर मैं कुछ आपको एक्सेप्शंस बताऊंगा, एक्सेप्शंस फॉर n+l रूल। n+l रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें से अभी मैं डिस्कस करना चाहता हूं द वेरी फेमस कॉपर और क्रोमियम। ये दो केसेस को मैं डिस्कस करना चाहता हूं अभी सिर्फ, ठीक है, नहीं तो थोड़ा हैवी हो जाएगा आपके लिए। अभी फिलहाल मैं ये दो केसेस को डिस्कस करना चाहता हूं, कॉपर एंड क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 29। दीज आर द टू केसेस आई वांट टू डिस्कस राइट नाउ। अच्छा सर सिर्फ यही दो केस हैं कि और भी होते हैं? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब आप 4D सीरीज 5D सीरीज पढ़ोगे, आपको 4D सीरीज में तो आधे से ज्यादा आपको दिखेंगे यार कि n+l रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे। सर रूल को नहीं फॉलो कर रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो जाता है यार, हो जाता है, टेंशन मत लो, ऐसा हो जाता है। रूल्स भी कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं इसमें, ठीक है, हो जाता है ऐसा। सो एक्सेप्शंस फॉर n+l रूल, अभी हम एकदम बिगिनर की तरह सोचने की कोशिश करेंगे कि कैसे आ गया एक्सेप्शन, क्यों आ गया, ये सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आएगा एक्सचेंज एनर्जी। उस एक्सचेंज एनर्जी के बारे में भी आपको मैं ठीक ठाक इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आप और यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बताया नहीं जाता। तो कुछ एक दो डाउट्स हैं जो बच्चों के मन में आती हैं, बट उसका आंसर उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं एक्सचेंज एनर्जी में पूरा एक लेक्चर ले लूंगा, उतना ज़रूरी नहीं है, वो फिर एक टाइम पास हो जाएगा, ठीक है, वो एक टाइम पास हो जाएगा। तो समझो ये एडवांस लेवल की पढ़ाई और वो टाइम पास वाली पढ़ाई, दोनों के बीच में बहुत ही थिन लाइन है, और उस लाइन को मैं कभी भी क्रॉस करके उधर टाइम पास वाली स्टडी पे नहीं जाता। समझ रहे हो बात? वो पता होना चाहिए भाई कि टॉपिक में कितना देना है बच्चों को। तो चलिए, ये क्रोमियम और कॉपर, तो बेटा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रोमियम के लिए? तो चलो पहले मैं आपके मन की बात लिख देता हूं, एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड कुछ ऐसा है कि ये है 24, ये है 24। तो सर आर्गन हो गया, फिर 4s2 हो गया, और फिर 3d4 हो गया। तो एक्सपेक्टेड तो यही है एज पर n+l रूल कि पहले ये फिल हो और फिर ये फिल हो, ठीक है। और यहां भी कुछ ऐसी ही बात है, यहां भी कुछ ऐसी ही बात एक्सपेक्टेड है कि इधर हो आर्गन 4s2 3d9, ये भी n+l रूल को ओबे कर रहा है, ये भी n+l रूल को ओबे कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि दिक्कत क्या होती है कि जो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, it is actually argon 4s1 3d5. So we can see that n+l rule has not been obeyed here, because 4s1 के बाद वो 3d5 कैसे जा सकता है? अभी वो एक इलेक्ट्रॉन यहां भरना है। अगर मैं बात करूं 4s और 3d के बीच की,
4s और 3d के बीच की, देखो 4s और 3d के बीच की, तो ये तो एनर्जी गैप है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जा रहा है, उसको तो यहीं पेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ चला जा रहा है, वो इधर चला जा रहा है। ये पूरा भरा हुआ नहीं है, पर फिर भी वो लोअर एनर्जी को छोड़कर हायर एनर्जी में जा रहा है, तो क्या वो लॉ ऑफ एनर्जी वॉयलेट हो गया? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, N+L रूल देखकर लगता है वॉयलेट हुआ है, बट उसका जो कोर, उसकी जो बात है वो नहीं वॉयलेट हुई है। वो उसने पाउलीज, नॉट पाउलीज, व्हाट वाज द नेम, अफबाउस, तो अफबाउस ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरते हैं कि कम एनर्जी में काम हो जाए, या वो एक लोअर एनर्जी वाली टेंडेंसी की तरफ जाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात हो रही है, वो लोअर एनर्जी वाली टेंडेंसी रखते हैं। तो यहां ना ऐसा करने से एक लोअर एनर्जी टेंडेंसी है, ये बात अभी हम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी हायर एनर्जी टेंडेंसी हो जाती, इससे बेटर टेंडेंसी ये है। कैसे है वो अभी हम बताएंगे। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है, सोच लीजिए आप कि यार यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऐसे ट्रांसफर हो गया है। कुछ इसी तरह से यहां जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यहां जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो है आर्गन, अगेन एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो ये आता है 4s1 3d10, 4s1 3d10, दिस इज एक्चुअल। तो यहां पर देखने को ये समझ में आ रहा है कि यार ये जो D5 है और ये जो D10 है, क्या इसमें कुछ खास है? क्या इसमें कुछ खास है? हाँ, एक बात तो समझ आ रही है कि सर D5 थोड़ा सा हाफ फिल्ड जैसा लग रहा है सर, और D10 बढ़िया लग रहा है सर, कंप्लीटली फिल्ड लग रहा है, वो तो अच्छा लगता है सर, कंप्लीटली फिल्ड। तो कुछ ऐसा लगता है कि यार ठीक है यार, ये तो अच्छा लग रहा है, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, है ना, कुछ इसी में कुछ रहस्य छुपा होगा। तो चलो थोड़ी चर्चा उसके बारे में कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स या फिर ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, इनकी स्टेबिलिटी, क्यों ये एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, क्यों ये एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे बेटा इसके जो रीजंस आते हैं, ठीक है, जो इसके रीजन आते हैं वो ऐसे कुछ है। देखो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है, जैसे कि मैं बात करूं पी सब शेल की, तो P3 उसका हाफ फिल्ड होगा, समझ रहे हो। अब ये इसको मैं बार बार बताऊं तो ये कोई फालतू बात है, ये है ना, P3 मतलब ऐसा। देन देखो P6 ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये हुआ है कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, ये हुआ है कंप्लीटली फिल्ड, ये हुआ है हाफ फिल्ड। और ये लोग थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं। सर इनमें भी कौन ज्यादा स्टेबल है? हाँ ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड इन दोनों में ज्यादा स्टेबल, बट ये आप सोच सकते हो राजा मंत्री, ठीक है, ये बढ़िया स्टेबल, ये दोनों बहुत स्टेबल है, इसमें भी बेहतर ये है, ऐसा सोच लो, ठीक है। इसी तरह डी में, तो डी का हाफ फील्ड क्या होगा बेटा? D5 होगा। D5 बोले तो कुछ ऐसा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5। D10 भी मस्त होगा, D10 भी मस्त होगा, कंप्लीटली फील्ड। ये लो थोड़ा सा टाइम पास कर देता हूं, ये कुछ ऐसा 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 ऐसा, ये हुआ D10। सर ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये तो दिख गया था, पिछले स्लाइड में ही दिख गया था, लेकिन इसका आप रीजन तो बताओ, रीजन तो बताओ। तो रीजन इसका कुछ ऐसा आता है, देखो कुछ फालतू की बातें, ये पहली बात ऐसी करी जाती है कि स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है किससे? सिमेट्री से। स्टेबिलिटी आ रही है
सिमेट्री से, स्टेबिलिटी आ रही है सिमेट्री से। ये कैसे सर? फिर ऐसा लिखा रहता है किताबों में, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। अब यहाँ पर थोड़ा जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं उनको बड़ा डाउट आने लगता है। क्या क्या डाउट आने लगता है? और भी कुछ लोग जो मुझसे मिलते हैं जो थोड़ी बहुत आधी अधूरी गंदी सी केमिस्ट्री पढ़े हुए रहते हैं, तो उनका ये बात होता है, उनकी ये पॉइंट होता है कि सर हमने तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, वहाँ तो ऐसा होता है कि चीज़ें अपनी एंट्रोपी को बढ़ा रही होती हैं, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, लेकिन फिर कहा जाता है कि चीज़ें स्टेबल होने की तरफ जाती हैं। तो ये सर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा लगता है। तो अब देखो, इसका असली एक्सप्लेनेशन पाने के लिए तो आपको कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स मेरे साथ पढ़नी होगी, या फिर एक कोई बहुत ढंग के टीचर के साथ आपको कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स कोर एकदम समझना पड़ेगा, क्या बोलना क्या चाह रहा है। जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझ पा रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि यार ये ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रडिक्टरी बातें, ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं है। देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि स्टेबिलिटी सिमेट्री से आ रही है, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। फिर बोल रहे हैं कि नेचर तो एंट्रोपी बढ़ा रहा है, वो तो एंट्रोपी बढ़ा रहा है, रैंडमनेस बढ़ा रहा है, यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ रही है, तो क्या दिक्कत है? तो वही मेरा क्वेश्चन है, तो क्या दिक्कत है? आपके मन में ये परसेप्शन है कि चीजें जो है वो वही करेंगी जिससे स्टेबिलिटी आ रही, समझिएगा बात, चीजें वही करेंगी जिससे स्टेबिलिटी आ रही है, ऐसा परसेप्शन है। ये परसेप्शन त्याग कर पढ़िए तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ, ये बहुत जगह लगता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी आप देखते हैं, हाँ ज्यादा स्टेबल है तो बनेगा, ऐसा होगा बनेगा, ठीक है वो लगता है, ठीक है, लेकिन वहां भी जो कोर आइडिया होता है वो यही होता है कि ये होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। अभी जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे थर्मो, वो थोड़ा सा वेट करें, उनको नहीं समझ आएंगी जो मैं बातें कर रहा हूं। तो मेरा कहना ये है कि सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, बट जब हम थर्मोडायनेमिक्स से ये बात कर रहे होते हैं कि यार नेचर का रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है? तो हमने ये तो कहीं नहीं कहा ना कि नेचर अपने स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ऐसा तो नहीं कह रहे। हम बोल रहे हैं कि हाँ, अगर वो सिमेट्रिकल है तो स्टेबल है, ऐसा बोल रहे हैं, वो सिमेट्रिकल है तो स्टेबल है, ऐसा बोल रहे हैं। ये तो आपके मन में पता नहीं कुछ ऐसा डला हुआ है कि चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं, चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। अरे भाई, स्टेबिलिटी का क्या डेफिनेशन है तेरे उसमें, समझ रहे हो? जैसे नहीं लोगों के मन में क्या परसेप्शन होता है डे टू डे लाइफ से कि यार इतना पैसा आ जाए तो स्टेबल हो गए, यही तो स्टेबिलिटी है। क्या गारंटी है? ये थोड़ी ना स्टेबिलिटी का कोई डेफिनेशन हुआ कि हाँ यार ये आ गया तो स्टेबिलिटी हो गई। तो कुछ उसी तरह की बात यहां पर है, कुछ उसी तरह की बात यहां पर है कि हाँ सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ रही है, यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ रही है। तो यूनिवर्स स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा सर, नहीं, कहां मैंने स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है? मैं तो यही कह रहा हूं अभी भी कि यूनिवर्स किधर जा रहा है, वो अपनी रैंडमनेस बढ़ा रहा है। हाँ, रैंडमनेस बढ़ाते हुए बीच में किसी स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेट वो क्या करना चाह रहा है, वो रैंडमनेस बढ़ा रहा है। तो अगर कोई आपको अभी कुछ ये सब चीजें फालतू की चीजें बोले और आपको ये बोले कि देखो कैसा सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रडिक्ट होता है, तो आप उसको कह देना कि भाई देख तेरी समझ कमजोर है, ठीक है, उसको सीधे कह देना समझ कमजोर है, जब थोड़ा बहुत पढ़ के आओ उसके बाद बात करना, ठीक। तो ये रीजन हो गया आपका पहला। दूसरा जो रीजन है,
देखो सिमेट्री है, ठीक है, इसके पीछे कोई मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। ऐसा देखा गया है कि नेचर में जो चीज़ें सिमेट्रिकल होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो उस तरह से आप बोल सकते हैं कि हाँ ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है तो ज़्यादा स्टेबल है। सिमेट्रिकल है ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, तो ये एक नया सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आई विल हार्डली टेक 5 मिनट्स फॉर दिस। तो चलिए देखिए, ऐसा देखा गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि जैसे आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये अपनी जगह ऐसे 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 एक्सचेंज करते रहते हैं। अरे सर ये क्या बात हुई? अरे हाँ बिल्कुल, ये देखा गया है यार, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे स्वैप कर रहा है, अपनी जगह स्वैप कर रहा है ऐसे। इसी को बोलते हैं एक्सचेंजेस, इसी को बोलते हैं एक्सचेंजेस। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन, with same spin tends to interchange its position or exchange their position, अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन वाले। क्यों करते हैं? तो बात ऐसी है, इससे एनर्जी रिलीज होता है। कैसे मान ले अपन, मान लो यार होता है ऐसे, पोजीशंस चेंज करने से एनर्जी रिलीज होता है। ये थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन होता है, वो भी एक तरह से कुछ ऐसी बात तो है। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, जब रेजोनेंस पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं हाँ यार इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी सिस्टम की घट रही है। हाँ एक रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इफ यू सी कि यस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन, ऑल्दो ये जो एक्सचेंज एनर्जी है इसकी वैल्यूज रेजोनेंस एनर्जी से बहुत कम होती है। ये एक्सचेंज एनर्जी की जो वैल्यू होती है ये उस रेजोनेंस एनर्जी से बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। बट फिर भी ये ऐसे स्वैप करते हैं, पोजीशन स्वैप करते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो मान लो कि हाँ ये करते हैं, ये रूल है, ऐसा होता है। सेम स्पिन वाले अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे, मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, more the number of exchanges, more will be the exchange energy released, exchange energy released। और एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे मानो कि ऑर्बिटल्स का साइज अगर बढ़ जा रहा है, ये भी एक बढ़िया पॉइंट है, इसके भी कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं। आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। एग्जैक्ट डेटाज तो नहीं है अभी मेरे पास, बट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मानो कि जब ऑर्बिटल्स की साइज बड़ी हो जाती है, जैसे मैं 4D ऑर्बिटल्स की बात करूँ, तो 4D ऑर्बिटल्स में ये जो इंटरचेंजिंग होती है, स्वैपिंग होती है, इसकी जो अमाउंट होती है थोड़ी कम होती है, बिकॉज उनके ऑर्बिटल खुद बड़े हैं। ऐसे सोचो, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है क्वांटम कि साइज अगर ऑर्बिटल्स की बड़ी होती है, अगर ऑर्बिटल्स की साइज बड़ी होती है तो वो अपने ही स्पेस में खुश हैं, उसी में ठीक ठाक अमाउंट में दे कैन delocalize in their own orbital, in their own region. They have enough space for delocalization in their own orbital। कुछ इसी तरह से कि यार घर उसका बहुत बड़ा है, वो कहीं भी रह सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। But if you have small shapes, small sizes of orbitals like 2p orbital, 2p orbital, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो ऑर्बिटल की साइज छोटी है, तो वो डीलोकलाइज
होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो दूसरों के घर में जाने की कोशिश करता है, वो इस तरह से एक्सचेंज करता है। ऑल्दो ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो मैथमेटिकल ही है, बट ऐसे भी समझा जा सकता है। ओके, तो मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड। तो अब हमें क्या करना है, तो मैंने क्या बोला, तो वो जो छोटे वाले ऑर्बिटल्स होंगे उसमें एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, बड़े वाले ऑर्बिटल में थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। ऑल्दो ये लिखना, लिख लो कॉपी में लिख लो, ऑल्दो इस पे सवाल वगैरह नहीं आएंगे। सो अब देखो, अब हम क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस काउंट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस काउंट करेंगे। और ये एक्सचेंजेस काउंट करना बहुत आसान है। जैसे कि आप P की बात करें अगर, तो P की बात करें तो ये P3 में क्या होगा, देखो P3 में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल है, इसमें है पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। कैसे सर, देखो कैसे, मेरी बात समझना, कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये किसके किसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, हो गया, इसके लिए 2 एक्सचेंज दिख गए। इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। अब ये वाला अब इसके साथ करे, ये इसके साथ करे, बात वही है ना, तो उसको 2 काउंट मत कर लेना, ये बेसिक सी बात है। तो कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हुए, यहां पर 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल हुए, ठीक है, 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल हुए। और यही जब बात करी जाए P6 की, तो P6 में कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है, देखो P6 में कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है, तो हम कहेंगे कि 1 2 3, तो ये सेम, ये वाले, मानो ये प्लस हाफ है, अगर ये प्लस हाफ है तो ये इसके लिए 3, और ऐसे ये माइनस हाफ वाले आपस में 3, तो P6 के लिए 6 एक्सचेंजेस पॉसिबल है, 6 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। लेकिन अभी एक डाउट खड़ा होता है आकर, ये डाउट अभी खड़ा होता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका आंसर कोई नहीं करता, इतना ही बताते हैं, फिर एक घटिया सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस NC2, क्या करें उसका, क्या करें उसका, NC2 का कुछ नहीं होता उससे, ठीक है, छोड़ो वो सब नहीं लिखना। इधर देखो 3 एक्सचेंजेस इधर, 6 एक्सचेंजेस इधर, तो हम बोल देते हैं ठीक है, इधर देखो बहुत एक्सचेंजेस हो रहे हैं और इतने एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा, और इन दोनों में इसमें ज़्यादा एक्सचेंज है तो इसमें ज़्यादा है। लेकिन अब मेरे एक डाउट आता है, सुनना मेरी बात को, आपके मन में भी आता होगा। जैसे मैं D5 की बात करूं, तो D5 में कितने एक्सचेंजेस हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, तो एक्सचेंजेस देखो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके लिए 4 एक्सचेंजेस, इसके लिए 3 एक्सचेंजेस, इसके लिए ये 2 एक्सचेंजेस, इसके लिए ये एकमात्र एक्सचेंज, तो 4 3 7, और ये 10 exchanges are possible, okay, 10 exchanges. And similarly for D10, if I talk about D10, if I talk about D10, you will have, for D10 you will have 20 exchanges, you will have 20 exchanges possible for D10। तो अगर ये 20 एक्सचेंज है तो ठीक है, इन दोनों में तो समझ आ गया, बट व्हाट अबाउट D7, सर D7 में तो सर ज्यादा एक्सचेंज दिख रहे हैं, हाँ, यही तो डाउट है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो सर यहाँ पे देखो 5, ये 10 एक्सचेंज तो होंगे ही, ये 10 तो होंगे ही, ये वाले ये तो होंगे ही 10 सर, लेकिन ये देखो ये भी तो एक्सचेंज हो सकते हैं, ये भी तो एक्सचेंज हो सकते हैं, तो सर एक एक्सचेंज और हो गया, तो सर ये तो 11 एक्सचेंज हो गया। और अगर ये 11 एक्सचेंज हो रहा है ना, अगर ये 11 एक्सचेंज हो रहा है, तो सर ये तो D5 से ज़्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, D7 होना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं है। अब यहाँ पर आकर गाड़ी थोड़ी फंस जाती है, तो मैं आपको एक इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इसको अगर आप लेके कंफ्यूज है, मत होइएगा कंफ्यूज, एक काम चलाऊ एक्सप्लेनेशन ले लीजिए इसके लिए, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है कि स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ एक्सचेंज एनर्जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक और फैक्टर है, वो है सिमेट्री। पहला वाला जो हमने पोर्शन बात किया, सिमेट्री।
तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ठीक है यार D5 सिमेट्रिकल है और D10 सिमेट्रिकल है, लेकिन सर एक्सचेंज एनर्जी तो बताओ कुछ। सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है ना बेटा कि जो पेयर्ड है, जो ऑलरेडी पेयर्ड है, सोचो सोचो इस बात को समझना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपस में स्वैप करेंगे, ये इधर स्वैप, ये स्वैप करेगा, और यही अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्वैप करेंगे, ये बात खुद से समझ आ रही होगी, जैसे ये वाला इधर स्वैप करेगा, ये जब स्वैप करेगा तो आप ऐसे सोच लो कि यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो स्वैपिंग के दौरान आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फेस करना पड़ सकता है। सोच लो ऐसा, स्वैपिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फेस करना पड़ सकता है। तो अगर पेयर्ड वाली चीजें जब स्वैप करेंगी तो उतनी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अच्छा, तो सर मतलब ये 11 एक्सचेंजेस हैं तो 11, लेकिन सर ये वाला जो एक्सचेंज है, ये वाले जो एक्सचेंजेस हैं, देखो ये पेयर्ड वाले एक्सचेंजेस है ना, अब काउंट मत करने लग जाना कि सर ऐसा, अच्छा देखो लेकिन फिर भी सर ज्यादा एक्सचेंजेस हैं, ऐसा वैसा है, काउंट मत करने लग जाना। आप समझो मेरी बात को, समझो क्या बोल रहे हैं। अब ये पेयर्ड है, तो इसके जो एक्सचेंजेस थे, जो इन दो ऑर्बिटल्स में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ये एक्सचेंजेस की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी घट गई, एक बात ये हुई। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा हो नहीं सर फिर भी थोड़ा सा एक्सचेंजेस के हिसाब से देखूं तो यही अच्छा लग रहा है, चलो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, तो अभी आपको लग रहा है सर एक्सचेंजेस और बढ़ गए, लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि देखो बेटा एफिशिएंसी तो कम हो गई, एफिशिएंसी थोड़ी और कम हो गई एक्सचेंजेस की, फिर एक बढ़ा दिए, फिर आप बोले सर एक्सचेंजेस और बढ़ गए, लेकिन फिर मैं बोलूंगा देखो बेटा एफिशिएंसी कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, ठीक है। तो लेकिन D10 में क्या सर, इसमें तो एफिशिएंसी और कम हो गई, देखो ठीक है, एक्सचेंजेस बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, साथ ही साथ सिमेट्री भी आ गई, ये लो, साथ ही साथ सिमेट्री भी आ गई, ठीक है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, साथ ही साथ सिमेट्री भी आ गई, सिमेट्री वाला फैक्टर भी है, एक्सचेंजेस भी बहुत बढ़ गए, ऑल्दो उतने एफिशिएंट नहीं होंगे बट बहुत बढ़ गए, इस वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स्ट्रा स्टेबल कौन होते हैं, D5 वाले होते हैं, D10 वाले होते हैं, ठीक है। इतनी बात अभी ध्यान रखेंगे और इस तरह से ध्यान रखेंगे, दिस द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दैट यू कैन गेट एट योर लेवल, ओके। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will target quantum number values and some problems on it ये वाली बात करेंगे अगली क्लास में। हार्डली इट विल टेक 2-3 lectures, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, 1-2 लेक्चर और ये वाला पार्ट खत्म, देन वी विल स्टार्ट पीरियोडिक टेबल। और एक बात बताऊं, पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री वाला पार्ट आपको पढ़ना है, वो यहाँ लेकर टाइम पास नहीं कराएंगे, वो एनसीईआरटी रीड आपको करनी है उसकी, कि पहले डोबिर्नियर का ट्रायड आया, तो 10th वाली पार्ट जो दिया हुआ है ना बुक में वो नहीं पढ़ाएंगे, सीधे पीरियोडिक टेबल उठाएंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें वो करेंगे, एंड देन आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ट्रेंड्स वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन यही बोलूंगा आपको कि यार अपन अपनी तरफ से फुल डेडिकेशन के साथ आपके साथ लगे हुए हैं, हर तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कंटेंट की क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हैं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हेल्प करें हमारा चैनल को और ग्रो करने में, चीज़ों को और स्प्रेड करें, लोगों को बताएं कि हाँ यार सच में ठीक ठाक चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप फैलाएं चीज़ों को और भी बच्चों के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।